एग्ज़ाम से नज़दीक और आपको है तलाश सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपके लिए कंप्लीट सीरीज़ है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और आज की वीडियो के अंदर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है डिफ़ाइन आ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो आपने देना होगी इस तरह का क्वेश्चन में। तो आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को समझते हैं। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली enforceable agreement between two or more parties that create obligation or recognized by law। सो कॉन्ट्रैक्ट असल में है कि लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट होता है, लेकिन जब एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो ये एक ऐसा लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होता है जो दो या उससे ज़्यादा पार्टीज़ के भी दरमियान होता है। और ये ऑब्लिगेशन, ऐसी ऑब्लिगेशन इससे बन जाती है जो कि जिसको लॉ रिकग्नाइज़ करता हो, लॉ भी पहचानता हो कि ये एक ऑब्लिगेशन है। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसके मुताबिक जो सेक्शन 2H है, उसके मुताबिक भी अगर हम देखें तो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके मुताबिक एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ की तरफ से एनफोर्स किया जा सके, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो एन एग्रीमेंट बिकम एनफोर्सेबल व्हेन इट फुलफिल्स एसेंशियल एलिमेंट्स। एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल कब बनता है? जब वो फुलफिल करता है कुछ ज़रूरी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ऑफ़र हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसिडरेशन हो गई, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गई, ये तमाम चीज़ें होंगी तो एनफोर्सेबल बन जाएगा एग्रीमेंट, यानी कि वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये लिखने के लिए आ सकता है कि राइट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि क्लियर प्रपोजल होना और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का होना, और कंसिडरेशन का होना है, यानी कि समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज, कोई ऐसी चीज़ जो वैल्यू एक्सचेंज हो। और इसके अलावा लीगल कैपेसिटी, यानी कि पार्टीज़ जो लाजमी तौर पर कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इसके अलावा फ्री कॉन्सेंट का होना, यानी कि किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं होना, ऐसा ना होना कि कॉस्ट कॉर्जन हो जाए या कोई फ्रॉड हो जाए या मिस रिप्रेजेंटेशन भी हो, इस किस्म की कोई चीज़ ना होना। और लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन देखें तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना। अच्छा, अब इनमें से कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड या वॉइडेबल होगा। अब ये कि व्हाट इज़ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है ये क्या है? सो ऑफ़र इज़ अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर व्हेन विच वन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफ़र क्या है? एक प्रपोजल होता है, एक पार्टी की तरफ से होता है दूसरी के लिए, और जब ये एक्सेप्ट हो जाता है ये प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्टेंस की बात करें, इज़ दी अनकंडीशनल एग्रीमेंट टू ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफ़र। ये जो है अनकंडीशनल एग्रीमेंट होता है तमाम जितनी भी टर्म्स होती हैं ऑफ़र की। और इन पाकिस्तान फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू अराइज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इन द प्रेस्क्राइब मैनर। तो अब यहाँ के हिसाब से हम देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि अराइज हो तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जाए, बताई जाए ऑफरर तक, और एक जो प्रेस्क्राइब तरीका है उसी के मुताबिक। नाउ द फ्री कॉन्सेंट एंड इट्स एक्सेप्शन। फ्री कॉन्सेंट और उसकी एक्सेप्शन की बात करें हम, तो फ्री कॉन्सेंट क्या है? मीन्स कंसेंट विद गिवन विदाउट coercion, undue influence of fraud और misrepresentation और mistaken। एक इससे मुराद जो है वो फ्री कंसेंट से मुराद ऐसी कंसेंट होगी जिसमें ना कोई कोर्जन है, ज़बरदस्ती नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिस रिप्रेजेंट नहीं किया गया, कोई मिस गलती वगैरह नहीं है। सो इनमें से कोई भी जो डिफेक्ट होता है कंसेंट के अंदर, ये विटिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि इसको वाइडेबल बन जाता है ऑप्शन के ऊपर एग्रीव पार्टी की। नाउ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है किस तरीके से? परफॉर्मेंस जो है उसके ज़रिए दोनों पार्टीज़ की तरफ से, या फिर एग्रीमेंट हो उसको ख़त्म करने का, या फिर ब्रीच हो जाए एक पार्टी की तरफ से हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो यानी कि इम्पॉसिबिलिटी हो उसकी परफॉर्मेंस की, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जहाँ पर लॉ इसको डिक्लेयर करे वॉइड। नाउ द कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। सो कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट इज एन एप्लीकेशन इम्पोज बाय लॉ व्हेन देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट द लॉ ट्रीट्स सच सिचुएशन एज इफ आ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। तो जो कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट है ये वो ज़िम्मेदारी है, वो ऑब्लिगेशन है जो लॉ की तरफ से आयद की जाती है। हालांकि जो फ़रीक़ैन हैं उनके दरमियान कोई बाकायदा मुआहदा तो मौजूद नहीं होता। इसका मकसद किसी एक को फ़रीक को जो है नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने से रोकना होता है,
जस्ट जो एनरिचमेंट है यानी कि नाजायज़ जो फ़ायदा हासिल करना है उससे रोकना होता है। और एग्ज़ाम्पल अगर ले तो जैसे किसी शख्स को गलती से रकम अदा जो है वो कर दी जाए तो कानून उस पर लाजिम करता है कि वो रकम वापस करे, गलती से अगर उसको कर दी गई है तो, चाहे उसके दरमियान कोई मायदा भी ना हो तब भी गलती से उसको की गई है इस वजह से। अब ये कि इंडेमनिटी एंड गारंटी, अब इसकी हम बात करते हैं। सो इंडेमनिटी को अगर हम देखें तो वन पार्टी प्रोमिसेस टू कंपनसेट अनदर फॉर लॉस, यानी कि इंडेमनिटी जो कि ज़मानत तलाफ़ी है, इसको अगर हम देखें तो इसमें से एक फ़रीक को किसी नुकसान की सूरत में इसका अजाला करने का वादा करता है। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि नुकसान की तो सूरत में जो है वो इंश्योर्ड को जो है वो अदा करती है, रकम जो है वो अदा करती है। और गारंटी की अगर हम बात करें तो इसमें a third person promises to answer for the debt of another if that person fails to pay। इसमें एक तीसरा शख्स होता है, वो वादा करता है अगर असल मकरूज़ अपना कर्ज़ अदा ना करे तो वो खुद अदा करेगा। अगर बुनियादी फ़र्क हम देखें इन दोनों में तो इंडेमनिटी जो है वो असल में ये दो फरीक के दरमियान है, जबकि गारंटी में तीसरा शख्स भी आ जाता है। सो इन गारंटी देयर आर 3 पार्टीज़, 3 पार्टीज़ हो गई, जबकि इंडेमनिटी में 2 हो गई। नाउ द बेलमेंट एंड प्लेज। अब बेलमेंट की हम बात करें क्या है, सो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अंडर एन एग्रीमेंट। डिलीवरी होती है गुड्स की एक पर्सन की तरफ से दूसरे तक ख़ास पर्पस के लिए और एग्रीमेंट के अंदर होती है, जैसे कि गुड्स दिए जा रहे हैं रिपेयर होने के लिए। जबकि प्लेज की अगर हम बात करें, स्पेशल टाइप होती है बेलमेंट की ही स्पेशल टाइप, जहाँ पे गुड्स डिलीवर किए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी के तौर पर डेट के लिए। अब एजेंसी की हम बात करें, एन एजेंसी इज़ अ रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन इज़ अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। द प्रिंसिपल इज़ बाउंड बाय एक्ट ऑफ द एजेंट विद इन द अथॉरिटी। अब एजेंसी एक रिलेशनशिप है जहाँ पर एक शख्स जो है, जो एजेंट होता है, वो अपॉइंट होता है कि वो एक्ट करेगा किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो वो एजेंट को अपॉइंट कर रहा है असल में। अब जिस तरीके से घर वगैरह सेल करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, एजेंट होता है, स्टेट एजेंट। तो वो जिनके बिहाफ पे काम कर रहा है, जिनके लिए वो काम कर रहा है, किन के लिए काम कर रहा है, वो प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। जो पार्टी है जो घर बेच रही है या जो ख़रीद रही है वो असल में प्रिंसिपल है और वो एजेंट है। जो बिकवा रहा है वो असल में एजेंट होता है। तो एजेंट जो है वो काम कर रहा होता है प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर, और एजेंसी जो है यही रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान जो है वो किया जा रहा है। सो प्रिंसिपल बाउंड होता है एक्ट से, एजेंट के जो एक्ट्स होते हैं उससे, लेकिन अथॉरिटी के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।